इस युग के जो अभिव्यंजना पद्धति की बात कर रहे थे कल हम, तो इस युग की जो अभिव्यंजना पद्धति है विशेष रूप से जो है वो उल्लेखनीय है। सबसे बड़ी बात तो उसमें ये है कि कल जो साहित्यकार है उसकी वैयक्तिकता जो है इसमें प्रकट होती है। इस युग के साहित्यकार ने अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने के लिए जिन शब्दों, मुहावरों, विशेषणों, लोकोक्तियों का चयन किया है वो अपनी अभिरुचियों के अनुसार किया है। रीति काव्यों को शैलीगत विशेषताओं के उद्घाटन के लिए उसमें ग्रहित शब्दों, विशेषणों, मुहावरों और लोकोक्तियों का विश्लेषण इसमें किया गया। मानव जीवन के समान शब्दों का जीवन की विविध विलक्षणताओं से भरपूर होता है। कुछ शब्द विशिष्ट युग में नवीन अर्थवत्ता ग्रहण करते हैं और साधारण नायक नायिका के रूप में यहाँ पर कृष्ण और राधा प्रयुक्त हो रहे थे। रीतिकाल में लला शब्द का प्रयोग इसी हाल में समझना चाहिए। रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा में बहुत से नवीन शब्दों की उद्भावना भी इस युग में हुई। यहाँ तक कि रीतिकाल में ही ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में विशिष्ट रूप से उभर कर आई। रीतिकाल में गृहस्थिक स्थितियों में काव्य, संगीत एवं चित्रकलाओं का अभिप्सित सुंदर समागम हुआ है और ये रीतिकाल की उपलब्धि मानी जानी चाहिए। रीतिकालीन साहित्य में अभिव्यंजक शब्दावली में ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य और समुचित लय, ताल आदि गति यति का प्रयोग हुआ है। काव्य कला और संगीत कला में विभिन्न रागों, विभिन्न कलाओं का जो प्रयोग है वो भी नैसर्गिक है। हिंदी के रीति काव्य की अर्थ की रमणीयता, पर्यावसान अभिव्यंजित करने में, अभिलक्षित करने में लाक्षणिक प्रयोगों तक सीमित कर दिया है। मुहावरों को केंद्र बिंदु मानकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। शांत, गंभीर, घुटनशील अनुभूति का यहाँ अभाव। अलंकारिकता तो है पर उसमें पारदर्शी बिंबात्मकता नहीं आती। इस युग के कवि की इच्छा थी कि अपनी कविता से वो श्रोता वर्ग से और जो आश्रयदाता वर्ग थे उनसे वाहवाही लूट सके। ये घंटों तक आंख विभोर करने वाली कविता नहीं है क्योंकि इसमें मन स्पष्टता का अभाव है। हिंदी कविता में बराबर तन्मयता है जबकि उर्दू कविता में एक दार्शनिक आकुल। तत्कालीन रीति कविता, उर्दू कविता की बहुत सारी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं जैसे राज्याश्रय, मुक्तक विधान, श्रृंगारी चित्रण, अलंकार विधान, चमत्कार प्रियता। ये तत्कालीन उर्दू के शायरों मीर व गालिब आदि में चरितार्थ होती हैं और ये किसी न किसी रूप में देव, घनानंद और पद्माकर में भी देखी जा सकती है। हिंदी के जो रीतिकालीन कवि थे वो पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि सामंती वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था उनके और मुगल शासकों के दरबार में हिंदी को थोड़ा बहुत संरक्षण मिलता था पर फारसी और उर्दू के कवियों से उन्हें लोहा लेना पड़ता था, उनकी बराबरी में उन्हें खड़े होना पड़ता था। अतः उन्होंने भी फारसी शैली की भावाभिव्यक्ति वाली
शैली को अपनाया, इसीलिए ये उसके समकक्ष। इनके नारी चित्रण अगली विशेषता है इसकी। मुगल दरबार में विलास प्रचुर मात्रा में था और विलासिता की प्रवृत्ति के कारण ही नारी को भोग्या के रूप में वर्णित किया गया। नारी का उदात्त रूप इन कवियों को कहीं नजर नहीं आया। नारी के मांसल सौंदर्य का वर्णन करने में इनका मन अधिक रमा। इस शैली इनकी कवि प्रिया और जो हमारे रीतिकाल के कवि हैं तो केशव की कवि प्रिया आदि ग्रंथ प्रतिपादक ग्रंथ हैं, वर्णनात्मक ग्रंथ हैं और बाद में नवीन विषयों से भी उन्होंने समझौता कर लिया। बाग बगीचों का वर्णन, वृक्षों, पुष्पों, पक्षियों को घिसी पिटी रुचियों, उद्यान क्रीड़ा, सलेल क्रीड़ा आदि का वर्णन, हाथी घोड़ों के प्रभेदों का वर्णन, उनकी चालों का वर्णन करने की परंपरा इस युग में थी और इस बाद में इसमें ज्योतिष, कामशास्त्र, पौराणिक विषय, भगवानों का शनय शनय प्रवेश होता गया। अब्दुल रहमान का संदेश रासक, विद्यापति की कीर्तिलता, जायसी का पद्मावत, केशव की कवि प्रिया और बिहारी की सत्सई वर्णक शैली में है। बिहारी सत्सई अनेक स्वादों के भरने की प्रवृत्ति है। बिहारी सत्सई में ज्योतिष, पुराण, गणित, उक्तियों पर भी उन्होंने लिखे हैं और अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है वो रीतिकालीन सामंतवादी प्रवृत्ति में आती है। तो इस तरह से इनकी जो वर्णन शैली है वो अलग तरह की है। अब हम अलग दूसरी विशेषता लेंगे नारी चित्र। तो इस युग में नारी को गृहिणी रूप में नहीं देखा गया, जननी के रूप में नहीं देखा गया, देवी के रूप में नहीं देखा गया, ना ही बहन के रूप में देखा गया है। इस युग में नारी को केवल भोग्या के रूप में देखा गया है और उसके वासनात्मक चित्र ज़्यादा अंकित किए गए हैं, जिससे राजाओं की उन्हें प्रशंसा मिलती थी, श्रोताओं की उन्हें प्रशंसा मिलती थी और वो अधिक से अधिक दान देते थे। तो नारी के उदात्त रूप का चित्रण इस युग में कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है और ऐसा वातावरण था कि सारे कवि उसी वातावरण में आबद्ध थे और नारी के मांसल सौंदर्य के चित्र भी उनके। नारी जीवन की अनेक रूपता का प्रायः इस युग में अभाव रहा है। नारी के ना तो आध्यात्मिक भौतिक रूप ही नारी का वर्णन है, ना तो उसकी वर्णन में आत्मा की जिज्ञासा है, जहाँ सभी प्रकार नारी का वैसे तो जीवन का विराम स्थल है नारी, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से शांत होकर मानव नारी की मधुर आंचल छाया में बैठकर अपने दुख पराभवों को भूल जाता है। उसका आधार फलक सीमित है, जीवन की अनेक रूपता उसमें नहीं है और जीवन चित्र में स्वभावतः उनका एकांगी वर्णन ही है नारी के प्रति। आज डॉक्टर नगेंद्र ने नारी भावना के ऊपर, रीतिकाल की नारी भावना पर ये विचार अपने व्यक्त किए हैं। एकांगी चित्रण होने के कारण नारी का श्रद्धामय रूप वर्णित नहीं, नारी का केवल मांसल सौंदर्य ही वर्णित है और नारी के कामोदीपक चित्र ही अंकित किए गए हैं, नारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वात्सल्य नामक वस्तु तो उसमें है ही नहीं। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा
नारी जीवन के सामाजिक महत्व का कोई वर्णन नहीं किया गया, केवल अंग प्रत्यंग की शोभा, हाव विलास, चेष्टाओं का वर्णन ही उनका अभीष्ट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का उपकरण मात्र है। देव ने कहा भी है, कौन गने पुरवन नगर कामिनी एके रीति, देखा हरे विवेक की चित्त हरे करी प्रीति। इतना तो स्पष्ट है कि नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में कुछ नहीं, केवल ये पुरुषों के आकर्षण का केंद्र मात्र है। नारी का भेद पर दृष्टिपात करने पर हम पहुंचते हैं कि सर्वत्र नारी के रूप के प्रति इनकी आसक्ति है। नायिका होने के लिए किसी भी स्त्री का सुंदर होना बहुत आवश्यक है। अगला जो पॉइंट है वो इनका है मनोवैज्ञानिक चित्र। तो रीतिकाल में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों की महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। हमारे भारत में काम शास्त्रीय ग्रंथों की भी एक लंबी परंपरा है, और परंतु रीतिकालीन कवि ने अपने साहित्य में उसका उपभोग नहीं किया, उपभोग भी किया है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्त्री पुरुष के यौन संबंधों की दूरगामी चर्चा की है। प्रत्येक क्रियाकलाप का उत्स वे काम को मानते हैं, जो कि हमें अस्वीकार है। संस्कृत साहित्य परंपरा भी इस दिशा में प्रभावित हुई है, और विलासिता और काम उत्तेजना की प्रवृत्तियां बढ़ चुकी थी। रीतिकालीन साहित्य में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों के वर्णन में निर्बाध कामुकता और इंद्रियता का समावेश हो गया। रीतिकाल में नायिका के अंतर्गत पद्मिनी और चित्रिणी आदि भेद कवि के कामुक दृष्टिकोण के परिचायक हैं। रीतिकालीन साहित्य में यौन विज्ञान के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण सामग्री जुटा देता है। रीतिकालीन साहित्य एक महत्वपूर्ण सामग्री जुटाता है। प्रतियोगिता की भावना, इस युग के कवि में आपस में प्रतियोगिता की भावना बलवत थी, और उनका मुकाबला फारसी और उर्दू के शायरों से था। प्रतिस्पर्धा में हरेक कवि अपने आप को और अधिक विद्वान और अधिक ऊंचा दिखाना चाहता था, और निज की उत्कृष्टता की स्थापना के लिए वह व्याकुल रहता था कि कौन सा ऐसा काम करे जिससे कि उसके स्वयं की प्रतिष्ठा अधिक बढ़े। इसी कारण से बंधी बंधाई उन्मादक चेष्टाओं और स्वभाव बहुत से अलंकारों के व्रत में उनकी चक्कर काटती हुई नायिका भेद रीतिकालीन कवि का एक जीवन दर्शन बंधे हुए कटघरे में था। इस घेरे से वो कभी भी बाहर नहीं निकला, और कभी बाहर आया भी तो उसने नीति और भक्ति की सूक्तियाँ भी कहीं कहीं लिखी हैं, जब वो आराम की सांस लेना चाहता है। उनके काव्य में व्यापक जीवन दर्शन का अभाव, जीवन के उतार चढ़ाव, उत्थान पतन और स्फूर्तिदानी शक्तियों का मिलना उनके काव्य में असंभव थी। उनका चिंतन का जो क्षेत्र था वो प्रदर्शन मात्र रह गया, और उस प्रदर्शन की होड़ में अलंकार प्रियता ने उसका स्थान ले लिया, और इस कारण से उनकी कविता में जो गंभीरता होनी चाहिए थी उसकी जगह हल्कापन आ गया। इनके दृष्टिकोण में अवैयक्तिकता, रूढ़िबद्धता और यांत्रिकता है, पर इन्होंने जीवन को अपनी आंखों से देखने के कार्य को बंद नहीं। दूसरी बात है कि इनका क्षेत्र बहुत सीमित था, और
नायिका भेदों की संकीर्ण सीमा में जितना लोक चित्र आता था उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। इनका दोष इतना है कि इनके जो चित्र हैं वो असंपूर्ण हैं और विच्छिन्न हैं। रीतिकालीन ऐन्द्रियता को देखकर साहित्य को गंदी नालियों में फेंक देने की रट लगाने वाला आलोचक रीतिकालीन कवि के साहित्य से घोर अन्याय करता है। ऐन्द्रियता छायावादी कविता आदि में भी है, परंतु अश्लील और शालीनता की कोटि में उसे नहीं रखा जा सकता। अंतर केवल इतना है कि रीतिकालीन नायिका का वर्णन ऐन्द्रिय मान लिया गया है। इनकी कविता को उपेक्षणीय मान लिया गया है, उसकी निंदा की गई है, परंतु ऐसा नहीं है। इन्होंने परंपरागत प्रवृत्तियों को तो अपनाया, पर नवीन उद्भावनाएं भी की, साथ ही अपनी प्रतिभा के द्वारा हिंदी साहित्य को अलंकृत भी किया है। उनके साहित्य के सौंदर्य के विषय में जब देखा जाए तो उन्होंने साहित्य की अभिव्यंजना पद्धति की बड़ी ही उन्नति की। ऐसा नहीं है कि उनका कोई हमारे हिंदी साहित्य को कुछ भी दे नहीं था। हिंदी साहित्य से हिंदी साहित्य के रीतिकाल से कला की जो प्रगति हुई, कलात्मक दृष्टिकोण जो उभरा, वो बहुत ही दर्शनीय है। हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण रीतिकाल में गद्य लेखन का कार्य भक्ति काल से अधिक और मैथिली में, दक्षिणी हिंदी में, खड़ी बोली में इस काल में गद्य लेखक मिलते हैं। इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल और सदर मिश्र, लल्लूलाल मिश्र इस युग की ही देन है। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन जो हमने किया है, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और विशेषताएं भी इसकी दर्शनीय हैं, जैसे पराश्रयता की भाव। इस युग का कवि पराश्रित, उसकी जीवन, आजीविका, उसकी भावाव्यक्ति, उसका काव्य आश्रयदाता की रुचि के अनुसार और रुचि पर ही आधारित। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी भावाव्यक्ति से ज़्यादा उसका ध्यान रखा। यही कारण है कि उसमें पराश्रयता की भावना दिखाई देती है और नायिका भेद आदि का वर्णन भी इसी कारण रहता है। अगला जो हम विशेषता देखते हैं, बहुत सारा यहाँ पर विविध मुखी साहित्य इस युग में लिखा गया, जैसे राजनीति शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, रमल और काम शास्त्र, पाक शास्त्र, सुरा, पान, संगीत शास्त्र इत्यादि बहुत व्यापकता इस युग में मिलती है। और इन सब कवियों में जो जितने भी कवि रीतिकाल के हुए हैं, उनका व्यक्तित्व जो है, प्रत्येक कवि का व्यक्तित्व उनके काव्य में मिलता है। तो ये जो है उनकी विशेषता। बहुत से विषयों उन्होंने चुना और बिहारी की भव्यता का तो प्रमाण हमें बिहारी सत्सई देखने पे मिल ही जाता है। कहीं ज्योतिष है तो कहीं पुराणों का जिक्र है, तो कहीं जो है आयुर्वेद शास्त्र का जिक्र है, तो कहीं जो है उनके सामुद्रिक शास्त्र का जिक्र है, कहीं उनके काम शास्त्र का जिक्र है। तो बहुत सारे विषयों को उन्होंने छुआ और बहुत सारे विषयों की, गणित आदि विषयों को भी उन्होंने अपने साहित्य में, अपनी कविता में लिया। इस तरह से बहुत सारे विषयों को उन्होंने देखा। जीवन में इस युग में यथार्थ के प्रति गहरी रुचि थी और इस काल का कवि का उद्देश्य था जीवन और
यौवन के वास्तविक एवं रमणीय स्वरूप का चित्रण। बीच बीच में आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता आई है, या तो वो परंपरागत है या संस्कारवश। नायिका भेद और रस निरूपण के जो चित्र उपन्यस्त किए गए वो अतीन्द्रिय लोक में नहीं, इसी लोक के। निसंदेह रीति कवि में रूढ़िबद्धता, अव्यक्तिकता, यांत्रिकता है, परंतु इनके लिए सर्वथा रीति कवि दोषी नहीं है। रीति काव्यों में पाई जाने वाली यांत्रिकता तत्कालीन जीवन की यांत्रिकता है। राजा प्रजा एक बंधी बंधाई लीक पर चल रहे थे, और यही कारण है कि रीति कवि की रूढ़िबद्धता का मुक्त कारण अव्यक्तिक दृष्टिकोण है। उसके अभाव में रीति काव्यों में चित्रित नर नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता। इस तरह से हमने चर्चा की है रीतिकाल की। रीतिकाल की जो सारी प्रवृत्तियों को हम देखते हैं तो उनको केवल जो है एक आलोचक की दृष्टि से, उसमें कमियां निकालने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसका साहित्यिक महत्व की असल दिखता है। और दूसरी बात यह है कि एक प्रवृत्ति जब अतिशयता हो जाती है तो उसके विरोध में दूसरी प्रवृत्ति जन्म लेती है। रीतिकाल से पूर्व जो है प्रवृत्ति थी भक्ति, और भक्ति काल बहुत लंबा चला, तो उसके विरोध में ही मुझे लगता है कि रीतिकालीन श्रृंगार तक की प्रवृत्ति आ गई। जब अतिशयता हो गई आध्यात्म की, भक्ति की, तो जो है दूसरी तरफ कवि का मन मुड़ा और वातावरण भी उसे ऐसा मिला कि उसने जो है श्रृंगारिक कविता की रचना शुरू कर दी। और सबसे ज़्यादा सामंती वातावरण जो था वो इसमें सबसे ज़्यादा उसका अहम भूमिका रही है। जहाँ जब विलासिता की प्रवृत्तियाँ पनप रही हों और जब राजा स्वयं विलासी हों